चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सीडेंटल वाली बात करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर आपके गुड्स लॉस हो जाए या आपकी एसेट लॉस हो जाए तो उस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा। हमने दो बात करी थी, अगर एसेट का लॉस हो जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, अगर गुड्स का लॉस हो जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम आज पढ़ेंगे। तो गुड्स वाले लॉस वाला ट्रीटमेंट हमें आज पढ़ना है। ठीक है जी। तो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है वो है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक या फिर गुड्स, ये वाला टॉपिक छूट गया था ना, इससे मैंने कहा था वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक या फिर गुड्स, हमने ये बात करी थी कि यार हो सकता है आग लगने पे एसेट नहीं, गुड्स नहीं, एसेट भी जल सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आग लगने में एसेट भी जल जाए, जरूरी तो ना है कि गुड्स ही जलेंगे, भाई एसेट भी जल सकती है आग लगने में। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ एसेट्स हमने पढ़ा था कि अगर एसेट जल जाएगी तो उस केस के अंदर एसेट की वैल्यू, एसेट कम हो जाएगी और वो लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ एसेट बाय थेफ्ट या फिर फायर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर लॉस ऑफ थेफ्ट को हम कहां डालेंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में से एसेट जो जल गई है वो कम कर देंगे। ये ट्रीटमेंट मैंने सिखाया था इन केस ऑफ एसेट। अब हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ गुड्स। मान लो गुड्स आपके गोडाउन में रखे थे और आग लग गई या गुड्स के चोरी हो गए, तो ऐसे केस के अंदर सर हमारे पास पहले दो केस निकल कर आते हैं। क्या आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया है या गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया। तो अगर आपके गुड्स जलते हैं तो उसमें दो ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपके गुड्स जल जाते हैं तो उसमें दो ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं। इन केस ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, इन केस ऑफ गुड इंश्योर्ड, इन केस ऑफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड। भाई एसेट तो इंश्योर होती नहीं, बिल्डिंग मशीन ये सब तो इंश्योर होती नहीं जनरली, बट जब हम बात करते हैं ना अपने गुड्स की, तो गुड्स जरूर इंश्योर होता है दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि जो गुड्स आपके जले हैं या जो गुड्स आपके चोरी हुए हैं वो आपने उसका इंश्योरेंस कराया था या नहीं कराया था। दो केस यहां पर निकल कर आ गए। अब मैं यहां पर आपका सबसे पहला केस पढ़ा रहा हूं, केस नंबर 1। इफ गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स या फिर स्टॉक वर नॉट इंश्योर्ड। भाई आपके गोडाउन में गुड्स रखे थे दोस्तों, आपकी फैक्ट्री में गुड्स रखे थे, ठीक है ना। आपकी फैक्ट्री में मान लो गुड्स रखे थे 1 लाख रुपए के, 1 लाख का फैक्ट्री के अंदर स्टॉक पड़ा था जो आप बेचना चाहते थे। अब एक दिन फैक्ट्री के अंदर आग लग गई और सारे गुड्स हमारे जल गए। सारे गुड्स जल गए। अब हमने देखा कि यार जो फैक्ट्री के अंदर हमारा स्टॉक पड़ा था उसमें जो गुड्स जले हैं, क्या ये गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो हमने पहला केस पढ़ रहे हैं नहीं हुआ। तो जो गुड्स हमारे फैक्ट्री के अंदर जल गए हैं या फिर जो गुड्स हमारे फैक्ट्री में से चोरी हो गए उनका हमने इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी अगर गुड्स जो जले हैं वो हमने, अगर गुड्स जो जले हैं वो हमने इंश्योरेंस नहीं कराए थे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाली है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी, पहले तो एंट्री बताएंगे, तो जनरल एंट्री आपकी रहने वाली है एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। अब मैं यहां पर मेन हेड डाल रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब एबनॉर्मल लॉस का नाम आ जाएगा, जैसे कि इस वाले एंट्री के अंदर मैं कहूंगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, ऐसे हेडिंग बनाऊंगा।
एबनॉर्मल लॉस इसलिए लिख रहा हूं कि एबनॉर्मल लॉस कौन सा हुआ है, फायर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, तो जो भी होगा उस नेम से एंट्री पास करना। भाई लिखना एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो लिखना फायर की वजह से हुआ है, तो लॉस ऑफ गुड बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो मैं तो मेन हेड डाल रहा हूं कि भाई फायर भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, और भी अन्य रीजन हो सकते हैं। और टू 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 हमारा ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सुनो ध्यान से, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम गुड्स हमारे कम हो रहे थे और वो अदर देन सेल की वजह से कम हो रहे थे, तो ऐसे केस के अंदर हम अपने परचेज को कम कर रहे थे, राइट, यही हो रहा था अभी तक। भाई मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, है ना, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम मैं यहां पर परचेज लिखता हूं, तो अगर मेरे गुड्स जल जाते हैं तो मैं यहां से माइनस करूंगा ना, लॉस बाय फायर, मेरे जलने की वजह से कम हुए। बट जब दोस्तों मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ाया था, आपको याद होगा इसी चैप्टर में पहले आगे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बढ़ाया है, उसमें जब फॉर्मूला बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि गुड्स का अगर कोई भी लॉस होता है ना, गुड्स के नेचर का लॉस जो होगा उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस करके। याद आ रहा है वो बात, बात तो एक ही हुई, या तो आप डेबिट साइड को कम कर दो माइनस करके डेबिट में से, या आप उसको क्रेडिट साइड में डालकर कम कर दो एबनॉर्मल लिख के। बस क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या था कि ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स के लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को हम परचेज में से माइनस नहीं करते थे, हम क्या कहते थे, एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते थे। आप फॉर्मेट में जाकर चेक कर लीजिए, बात उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द प्रेजेंटेशन ओनली, ये बस प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं कि परचेज को करना करके परचेज को, परचेज वही रहने दो जितनी है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दिखा दो, जिससे परचेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अरे परचेज कमी तो कर रहे थे हम वहां पर क्रेडिट साइड में डालकर। ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मेट की वीडियो दोबारा देखोगे आप, तो आपको यही बोला है मैंने कि परचेज के अमाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में। ये बस एक लौती एंट्री ये है जिसमें गुड्स अदर देन सेल की वजह से कम हो रहे हैं, पर इसमें परचेज कम नहीं हो रही, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है एबनॉर्मल लॉस। और क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि ये लॉस है, इससे आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर परचेज तो करी। हाँ सुनो क्या बोल रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस को आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखकर क्या करा, परचेज ही कम करी है बस। वो कैसे करी है, परचेज में से माइनस ना करके क्रेडिट साइड में डालकर माइनस करी है, बस ये फर्क है। हुआ इससे भी परचेज कम है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालने से परचेज ही कम हुआ इन हैंड। बस फर्क ये है, पहले हम परचेज में से माइनस करते थे, अब हम परचेज में से माइनस नहीं करके एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, बस इतना फर्क है, हो माइनस रहा है। अभी तो मैंने परचेज माइनस करी है, मतलब अभी तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल के परचेज को कम करा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लॉस है, क्योंकि ये मेरा लॉस है, ये कहां जाएगा सर, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लॉस सारे के सारे कहां जाते हैं, पीएल में। तो ये एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड जो होगा इसको मैं कैंसिल कर दूंगा और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये दो एंट्री देखने को मिलती है हमें। सारा का लॉस, सारा का सारा लॉस हमारा होगा, क्योंकि सर इसके लिए हमने, सारा का सारा लॉस हमारा इसलिए होगा, क्यों सर, क्योंकि हमने कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया है, राइट, इसलिए लॉस हमारा माना जाएगा। आइए, तो मान लो मेरा ये आग जलने की वजह से, एग्जांपल ले रहा हूं, गुड्स लॉस्ट, लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से गुड्स जल गए। कितने के गुड्स जल गए, 1 लाख रुपए के। एंड गुड्स नॉट इंश्योर्ड, गुड इंश्योर्ड नहीं कराया, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, सब एंट्री पास करी जाएगी। पहली एंट्री पास करूंगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि गुड्स के लॉस होने पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर अगली एंट्री में क्या करूंगा, ये लॉस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, ऐसा करके एंट्री होगी। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम यहां लिखना बाय एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस है, और ब्रैकेट में लिखना लॉस ऑफ गुड्स
बाय फायर, और यहां पर 1 लाख में। ये कौन सा इफेक्ट हो गया सर? क्रेडिट इफेक्ट। देखो ना, ट्रेडिंग ऑन के क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये तो ट्रेडिंग ऑन का डेबिट है, वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया। इससे तो मैंने परचेज कम करी। अब अपना जो लॉस है उसको लॉस भी तो मानोगे या नहीं मानोगे? यस, ये तो परचेज कम करने के लिए यहां पर डाला है दोस्त, ये लॉस थोड़ा ना माना है। ये तो यहां पर एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ है? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मुझे परचेज को कम करना था इसलिए क्रेडिट करा। अब जो लॉस हुआ है एक्चुअल में वो तो मानोगे लॉस, तो यहां लिखना लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 1 लाख रुपए, ये लॉस माना मैंने डेबिट साइड में, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। सारा का सारा लॉस हमारा होगा क्योंकि मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं करा रखा। बताइए सर, समझ में आई बात या नहीं आई? ये वाला लॉजिक क्लियर है? आया पॉइंट समझ में? तो अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे गुड्स का और वाले गुड्स जल जाते हैं तो सारा का सारा लॉस दोस्तों आपका माना जाएगा। चलिए जी, अब अगला पॉइंट हम सीख रहे हैं कि मान लो अगर हमने कोई हमारे गुड्स जले, अभी हम केस पढ़ रहे थे 1, केस नंबर 1 हमने ये कंप्लीट करा। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो क्या होगा? इसके 2 इफेक्ट कहां जाएंगे? आप क्या बोलोगे? अगर वो गुड्स जल गए जो जिसका गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया था, उसके 2 इफेक्ट जाएंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा बाय एबनॉर्मल उसे लिखकर, और एक पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा बाय एबनॉर्मल। जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा वो तो लॉस माना है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा उससे परचेज कम करिए। ये है 2 एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट वाला क्रेडिट इफेक्ट और पीएनएल अकाउंट वाला डेबिट इफेक्ट। और अगर मान लो जो मैंने ये वाला कर रहे हैं अब, ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या करा, इंश्योरेंस करा रखा है जिस गुड्स का मैंने, जो गुड्स मेरे जल गए या आग लग गए या किसी वजह से हुए उसका मैंने इंश्योरेंस कराया था। केस नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, इफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो भैया ये सारा का सारा लॉस मेरा थोड़ा ना होगा। इंश्योरेंस कराया इसलिए था कि अगर मान लो ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई, आग लग जाना या कुछ हो जाना, उस केस के अंदर भाई मैं कैसे, सारा का सारा लॉस मैं थोड़ा दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी मुझे पैसा इसका, है ना? यही सिखाया था मैंने जनरल एंट्री वाले चैप्टर के अंदर। याद करो, ये सेम कॉन्सेप्ट आप जनरल एंट्री वाले चैप्टर में बेसिक क्लास में ही पढ़ चुके हो। नहीं पढ़ा जनरल एंट्री अभी, जनरल एंट्री वाला चैप्टर, कोई बात नहीं, वहां पर आप पढ़ोगे। ठीक है जी। अब इसकी एंट्री मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल बताते हैं। इसकी एंट्री अभी थोड़ा बैलेंस में छोड़ो, इसकी एंट्री अभी समझेंगे। इस एंट्री को समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल को समझो, तो एग्जांपल की समझने की वजह से आप एंट्री भी समझ पाओगे। स्टॉक कॉस्टिंग 80,000, 80,000 के गुड्स मेरे पास, 80,000 के गुड्स, 80,000 के डिस्ट्रॉयड बाय फायर। भाई आग लगने की वजह से 80,000 के गुड्स जल गए, घर जल गया भैया, इसमें तेरा घर जाएगा। और वो स्टॉक का करा रखा था इंश्योर्ड, ये स्टॉक फुल्ली इंश्योर्ड थे, इनका मैंने इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम करती है, हमने इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि भैया ये लो हमने इंश्योरेंस करा रखा है। और कभी भी आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी 100% का क्लेम नहीं देगी आपको। अगर आपकी गुड्स की वैल्यू 80,000 है और वो पूरे के पूरे जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% का क्लेम देगी ही देगी नहीं। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा इंश्योरेंस, किस टाइप का इंश्योरेंस करा रखा है। कोई भी ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता जहां पर 100% क्लेम मिले, कोई भी आज तक का ऐसा इंश्योरेंस बना ही नहीं जिसमें 100% क्लेम मिलता हो। इंश्योरेंस के अंदर मैक्सिमम जो क्लेम होता है वो 95% का होता है, 100% का क्लेम नहीं होता। ठीक है जी, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बट कभी कभी आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर डीलिंग करते हो कि सर आप प्रीमियम ज्यादा ले लो, मुझे 100% का क्लेम चाहिए। वो कई सिनेरियो में के अंदर होता है, हम दोनों केस पढ़ लेंगे वैसे, कि मान लो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 95% का क्लेम ही करा, पैसे दिए, और 100% नहीं दिया या 100% दे दिया, दोनों केस पढ़ लेंगे। पर एक जनरल सिनेरियो में बता रहा हूँ, अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस कराते हैं ना, और आप उस इंश्योरेंस, भाई आपने नई नई चीज खरीदी, मान लो मैं नया नया कोई चीज खरीदता हूँ, कोई कार खरीदता हूँ, मैं उसका इंश्योरेंस करा देता हूँ और कार दूसरे दिन में ही वो जल जाती है या खराब हो जाती है, तो भाई तब भी मुझे कार के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तब भी मुझे कुछ कम पैसे मिलेंगे। ऐसे नहीं कि पूरे, चाहे मेरे कार का कितना ही अच्छा इंश्योरेंस हो। ठीक है, तो याद का ध्यान रखिएगा।
अब पर मैं आपको तीनों केस बढ़ा दूंगा, क्योंकि भाई एक हम प्रैक्टिकल सिनेरियो तो देख ही रहे, प्रैक्टिकल सिनेरियो की तो बात तो कर दी कि 100% क्लेम नहीं मिलता, बट कभी भी ऐसा होता है तो बुक के अंदर तो भाई कुछ भी ले सकते हैं, पूरा क्लेम मिल गया, आधा मिला, आधा नहीं मिला, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं तीनों के दो जो भी केस बनते हैं मैं करा दूंगा आपको। तो यहां पर दो केस मिलते हैं, या तो आपका पूरा क्लेम मिल जाएगा, या आपको पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम जो होगा वो मिल जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला आपको, मान लो आपको 75,000 ही मिला इंश्योरेंस क्लेम, 75,000 इंश्योरेंस क्लेम ही मिला, और दूसरा आपको 80,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला। भाई दो ही केस निकल सकते हैं यहां पर, ज्यादा से ज्यादा। आपके गुड्स जल गए हैं और जलने के बाद आपने इंश्योरेंस कंपनी को आगे चेकिंग कर लो, सब कुछ कर लो, इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं आएगी आपको पैसा नहीं दे देगी, वो आपके वहां आएगी, विजिट करेगी साइट पर, कहाँ आग लगी, फिर देखिए कितने गुड्स जल गए, सारे जल गए, ठीक है, फिर देखिए कि आपका कौन सा इंश्योरेंस आपने कराया था, उस पर कितने का आपको क्लेम मिल सकता है, उस हिसाब से बहुत समय लगता है, लगभग 1 महीने का प्रोसेस, उस हिसाब से आपके पैसे मिलते हैं, और पैसे भी आपको बहुत टाइम बाद ही मिलते हैं पर बहुत टाइम बाद मिलते हैं। तो 75,000 का आपको इंश्योरेंस हुआ, मान लो आपका 80,000 के गुड्स थे, दो ही केस बन सकते हैं मैक्सिमम, या तो पूरा क्लेम मिल जाए, फुल्ली क्लेम, या कुछ मिले कुछ ना मिले, बस इतना ही तो बनेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। आधा आधा के आधे आधे में यही तो हो गया, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। या तो आपको कुछ % ऑफ क्लेम मिल जाए, पैसा मिल जाए वापस, और कुछ ना मिले, और या आपको 100% क्लेम मिल जाए। अगर आप एक बात सुनेंगे, मान लो आपके 80,000 रुपए के स्टॉक जल गए हैं और आपको पूरा क्लेम मिल गया, तो क्या आपका लॉस हुआ? वो नहीं हुआ ना लॉस। भाई मेरे जितने भी गुड जल गए, इंश्योरेंस कंपनी ने उतना पैसा मेरा दे दिया, तो मुझे किस बात का लॉस? जितने वैल्यू के मेरे गुड जले उतने वैल्यू के मेरा पैसा आ गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ। और मान लो अगर आपको 75,000 मिले, 80,000 के गुड जले, 75 ही मिले, तो आपको 5,000 का लॉस हो गया, क्योंकि बाकी तो 80,000 के गुड जले। अगर इंश्योरेंस नहीं कराता तो पूरा 80,000 का लॉस होता, पर 80,000 के गुड जले हैं, उसका इंश्योरेंस करा था, तो 75 वापसी आ जाएंगे, तो 5,000 ही मेरे जेब से गया, जो एक्स्ट्रा गया, जो मुझे नहीं मिल रहे, वो 80,000, 5,000 का ही लॉस हुआ मेरे को। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इंश्योरेंस जब से गुड जलते हैं और तब से जब क्लेम मिलता है, इसमें लगता है बहुत समय, ठीक है जी, इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस होता है, पहले क्या होगा, पहले गुड जलेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे सारे गुड जल गए, ठीक है, फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे हम। मान लो आज गुड जले, कल हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि भैया हमारे गुड जल गए, वो आएंगे साइट में विजिट करने, 3-4 दिन लगाएंगे, 3-4 दिन वो साइट में आए, देखा उसने, ठीक है, देख लिया, फिर वो वापसी आएंगे, फिर देखेंगे आपने कौन सा इंश्योरेंस कर रखा है, उसमें 3-4 दिन का प्रोसेस है, फिर वो वापसी आएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि देखो आपका इतना क्लेम था, आपका ये इंश्योरेंस था, इतना पैसा बन रहा है आपका, 80,000 के गुड जल गए आपके, तो आपके 70,000 या 75,000 लगभग बन रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रीमियम लिया था। फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस चलेगा कि हाँ इसको आगे वो फाइल आगे भेजेंगे अपने सीनियर पे, वो इसको अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसमें फिर 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। जब वो फाइल अप्रूव हो जाएगी कि हाँ इंश्योरेंस क्लेम दे दो इनको वापसी, फिर रिफंड आने में, आपका पैसा आने में लगेगा 10 दिन। तो ये पूरा प्रोसेस 1 महीने का है, जिसमें पूरा प्रोसेस कंपनी वाले आते हैं, चेक करते हैं, ऐसे थोड़ा ना आप कुछ भी कह दो कि मेरे गुड जल गए, वो बिना आपको रिफंड थोड़ा कर देंगे, पहले देखेंगे ना कि जले या नहीं जले, आग लगी या नहीं लगी। अब ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमें एंट्री पास करनी होती है, तो एंट्री भी प्रोसेस वाइज होती है। पहले क्या होगा, सुनना ध्यान से, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे सुनना। फर्स्ट डे पे क्या होगा, पहले दिन पर जिस दिन आग लगी उस दिन आप सारा का सारा लॉस अपने अकाउंट में एडमिट कर लोगे। पहला प्रोसेस क्या है कि जिस दिन आग लगेगी ना उस दिन सारा का सारा लॉस आप मान लोगे, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, लॉस भले ही अभी आज आग लगेगी, आज आग लगी, समझ है ना, थोड़ा आगे की मत सोचना, आज की सोचो। आज करंट में किसी जगह पर आग लग गई, गुड जल गया 80,000 रुपए की, आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम देगी? आज आग लगी है, वो तो हमें पता चलेगा ना जब इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, इसमें समय लगेगा। तो आज मुझे एंट्री पास करनी होगी, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा भाई, मुझे कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, कितने की एंट्री पास करूं, आप बताना जरा मुझे, बता सकते हो क्या मुझे? आज अगर मेरे 80,000 रुपए के 1 लाख के गुड जल गए हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम देगी आज बताना मुझे, क्योंकि एंट्री आज पास करनी, क्योंकि लॉस तो मेरा आज हुआ है, घुस तो आज ले। आप नहीं बता सकते सर, आपको कैसे पता होगा कि इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देगी 1 लाख में या 80,000 में? इसलिए देख बात का ध्यान रखना, इसलिए हम पहले दिन में जिस दिन आग लगी उस दिन आग लगने के बाद हमें लॉस तो मानना है, पर हम कितना लॉस माने ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना क्लेम देगी। ऑब्वियस है, लॉजिक रीजन है बिल्कुल।
भाई 1 लाख के गुड्स जलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, क्या पता 50,000 का ही क्लेम दे, क्या पता 60 का क्लेम दे। अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले 60 का क्लेम दे रहे तो 40 वाला लॉस होगा, 60 में मिल जाएंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 लाख में 70,000 का क्लेम दे रहे हैं तो हमें 70 का पैसा मिल जाएगा, 30 का लॉस हो जाएगा। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि एक्चुअल हमारा लॉस कितना हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड करता है, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम पर, वो कितना क्लेम अलाउ करते हैं हमें, कितना हमें पैसा देते हैं वापस। सर पहले दिन जिस दिन आग लगी उस दिन हम नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल हमारा लॉस कितना है। तो हम क्या करते हैं, पहले दिन में हम क्या करते हैं, जिस दिन आग लगती है उस दिन सारा का सारा लॉस आप मान लेते हैं। पहले दिन जिस दिन आग लगी आप उस दिन सारा का सारा आप लॉस मान लेंगे। तो पहली एंट्री होगी जिस दिन आग लगी, चाहे आपने इंश्योरेंस कराया हो या ना कराओ, पहले दिन जब आग लगेगी, इंश्योरेंस चाहे करा रखा हो, आप नहीं बता सकते आपका लॉस कितना है, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नहीं बताया कितना क्लेम है तब तक लॉस भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पहले दिन में बता रही है 75 मिल जाएगा तो आप फिर 5,000 की एंट्री पास करोगे। अरे पहले दिन में कोई बता नहीं सकता, ये 1 महीने का प्रोसेस है। इसलिए पहले दिन में हम क्या करेंगे, जिस दिन हमारी गुड्स जल जाएंगे उतने का हम एंट्री पास करके लॉस मान लेंगे, पूरा का पूरा लॉस अपनी बुक में एडमिट कर लेंगे। तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, वही ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि आपको पता है इससे हमें परचेज हमारी कम करनी होती है, पता है ना। जब मेरे गुड्स जल जाएंगे तो गुड्स मेरे कम हो जाएंगे ना, गुड्स तो कम हो गए, मुझे अपनी परचेज तो कम करनी होगी। देखिए लॉस आपने माना, ठीक है, लॉस आपको बाकी बात की बात है, लॉस का क्या रहेगा, कितना लॉस मानना क्या रहेगा। अभी आपने पूरा मान लिया, ठीक है, पूरा के 80,000 का लॉस माना। अब ये लॉस आपने अभी पूरा मान लिया, पर आप एक बात बताओ यार, आपके परचेज तो कम हो गए ना 80,000 से, आपके गोडाउन से 80,000 के गुड्स तो कम हो गए। अब वो गुड्स जो कम हुए आपके 80,000 से, आपको अपनी बुक में भी तो कम करोगे, अपनी परचेज में से लेस भी तो करोगे। लॉस एक अलग मैटर है, पर जो गुड्स आपके, अभी मान लो आपके 80,000 के गुड्स जले, आपके पास टोटल 2 लाख के गुड्स थे, आपकी परचेज अकाउंट में 2 लाख के गुड्स दिख रहे हैं, और आपके 80,000 के गुड्स जल गए, तो आप अपनी परचेज में तो 80,000 रुपए कम करोगे ना, परचेज को भी तो कम करनी है। क्या लॉस ही मान लोगे, सीधा सीधा परचेज कम नहीं करोगे? आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। परचेज अकाउंट में शो हो रहा है 2 लाख के गुड्स गोडाउन में पड़े हुए हैं, परचेज अकाउंट में अगर मैं देखता हूं तो 2 लाख के गुड्स पड़े दिख रहे हैं उसमें, तो गोडाउन में है, और गोडाउन में जाकर देखता हूं तो एक ही 20 दिख रहा है, क्योंकि 80 के जल चुके। तो जितने गुड्स मेरे जल गए उससे मैं अपनी परचेज भी तो कम करूंगा। और आपको पता है अभी अभी आपने सीखा कि गुड्स अगर जलते हैं तो उस पर परचेज में से लेस नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके परचेज कम करी जाती है प्रेजेंटेशन के तौर पर। आप अगर परचेज में से लेस कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप, उसमें बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अगर आप परचेज में से माइनस कर देते हो, यहाँ 2% ले देते हो, तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, पर प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट करने का तरीका यह है, गुड्स अगर जलेंगे तो आप अपोजिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में कम करोगे, डालकर परचेज कम करोगे। तो पहली एंट्री क्या हुई, आपने 80,000 का पूरा लॉस मान लिया और इससे अपनी परचेज अकाउंट को कम कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालकर। पहली एंट्री समझ, जिस दिन आपकी आग लगेगी उस दिन ये एंट्री होगी, जिस दिन ये आग लगेगी उस दिन आपकी एंट्री होगी। अब जो दूसरी एंट्री है वो जरा ध्यान से देखिएगा, दूसरी एंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एंट्री में हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को बुलाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाले से कहेंगे कि भाई ये गुड्स ना जल गए थे, अब आप मुझे बताओ इन गुड्स का आप हमें कितना क्लेम दोगे। उसने कहा सर आपको क्लेम मिल जाएगा, पर हम अभी नहीं बता पाएंगे कि ये गुड्स का क्लेम कितना मिलेगा। आपको क्लेम दे देंगे पर अभी एट द टाइम तो नहीं बता पाएंगे कितना क्लेम मिलेगा सर, एट द टाइम तो बहुत मुश्किल है बताना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आप मैंने इतना मुझे अश्योर कर दो क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने जो इंश्योरेंस कंपनी वाले थे उन्होंने, आपने उनसे कहा कि इतना एश्योर कर दो क्या मुझे क्लेम मिलेगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल मिलेगा सर, आपने इंश्योरेंस कराया तो बिल्कुल मिलेगा। कहा ठीक है सर। ये करेंगे, दूसरी एंट्री हम पास करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट।
कोई कोई यहाँ पर लिखता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और कोई कोई लिखता है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। मैं यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखता हूँ। मैं कहूंगा दूसरी एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मैंने ऐसे एंट्री क्यों करी? क्योंकि दोस्तों जो मैंने लॉस माना है ये एक्चुअली मेरा लॉस है नहीं, आपको ही पता है, क्योंकि मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा। पर जिस दिन मेरी आग जली उस दिन मुझे एंट्री पास करके दिखानी थी, तो मैंने टेम्परेरी बेसिस पर लॉस मान लिया कि यार ये लॉस मैं मान लेता हूं। अभी जब इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे वो मुझे बताएंगे कि कितना क्लेम हुआ, उनसे उतना पैसा मैं कम कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, जिस दिन आग जली थी ना, जिस दिन मेरी आग जली थी गुड्स के अंदर, मतलब जिस दिन फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी, उस दिन मैंने क्या करा, इन सारे के सारे लॉस, सारे के सारे जो गुड्स जले मेरे, उसको मैंने प्रॉपर अपनी बुक्स में लॉस मान लिया। ठीक है जी। अब मैंने अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी वाले को बोला, उन्होंने कहा क्लेम मिल जाएगा, पर उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया नहीं कितना क्लेम मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, जब बताओगे तब की तब देखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने लॉस माना हुआ इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ये लॉस मैंने, लॉस को मानने के लिए डेबिट करते हैं और लॉस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। मैंने जितना लॉस माना था सारा का सारा लॉस क्रेडिट कर दिया, और मैंने ये कहा कि ये लॉस तो मुझे कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये लॉस मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे डेटर हो गए। भाई जो पर्सन से पैसा लेना होगा वो मेरे डेटर हो जाएंगे ना, ठीक है ना सर। तो भाई मैंने क्या करा कि जिस दिन आग जली थी, आग लगी थी, उस दिन मैंने लॉस मान लिया, ठीक है सर, और उससे परचेज कम कर दी। मैंने यहाँ पर लॉजिक दे भी दिया, लॉस मानो परचेज कम कर दो। अब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, उनसे पूछा भाई क्लेम मिलेगा, कह रहा हाँ मिलेगा। तो मैंने उसी दिन क्या करा, जिस दिन उसने बोला क्लेम मिलेगा, मैंने उस लॉस को पूरा पूरा कैंसिल कर दिया और मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी से मुझे लेने 80,000 रुपए। ये दो एंट्री हर बार होगी, ये दो एंट्री हर बार होगी। अभी मैंने ये दूसरी एंट्री में मैंने पता क्या है कि लॉस मैंने अपनी बुक से पूरा खत्म कर दिया है। अब मेरी बुक में कोई भी लॉस नहीं दिख रहा, वो जो गुड चले हैं। अब मेरी बुक में सिर्फ एक जना दिख रहा है, डेटर इंश्योरेंस कंपनी, जिनसे मुझे 80,000 रुपए लेने हैं। अब यहां से ये सिचुएशन अराइज होती है, पहला और दूसरा, कि अब इंश्योरेंस कंपनी से बोलूंगा भाई सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 80,000 के 80,000 दे देगी या 80,000 के 75 देगी। अब केस नंबर 1 पढ़ो, समझ में आया? चाहे आपको कितना ही क्लेम मिले, 75,000, 60,000, 70,000, ये तो एंट्री हर केस में होगी। भाई अगर 75 क्लेम मिला ये दो एंट्री करना पड़ेगा, अगर 80 क्लेम मिला तब भी, कम मिला तब भी ये दो एंट्री पास, ये दो एंट्री पास होगी ही होगी। पहली एंट्री में लॉस मानो और परचेज को कम कर दो, दूसरी एंट्री में जो लॉस मानते हो उसको कैंसिल कर दो, और ये पैसा सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी से ले उसको डेटर बना लो। इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लिया। अब जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी तो मैं इस डेटर को कैंसिल कर दूंगा और पैसा रिसीव कर लूंगा। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। अब यहां पर केस निकल कर आते हैं, केस नंबर 1 देखो, ये वाला केस कर रहा हूं, ये दो एंट्री हर केस में होगी, मैंने आपको बता दिया। केस नंबर 1 आएगा यहां पर कि अगर आपको क्लेम कितना मिला है, पूरा 80,000 ना मिला और आपको क्लेम मिला है सिर्फ 75,000 का। आपने कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेना था, आपने कितना डेटर बना रखा है इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बुक में? सिर्फ अपनी बुक में इंश्योरेंस कंपनी को कितना डेटर बना रखा है आपने? सर अपनी बुक में हमने 80,000 का डेटर बना रखे है कि इंश्योरेंस कंपनी से ले ले 80,000, पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना ही क्लेम अप्रूव करा है? 75,000 रुपए। तो ऐसा करते हैं, पहले आप इंश्योरेंस कंपनी को पूरा का पूरा कैंसिल करो। इंश्योरेंस कंपनी जो आपने डेटर बना रखा है ना, उसको पूरे अमाउंट से कैंसिल करो। 80,000 के डेटर बनाए थे, 80,000 पूरा कैंसिल करो। क्यों करो सर? पैसे तो उन्होंने 75 दिया। हाँ, जो पैसा दिया उसको बैंक अकाउंट डेबिट करो ना, जितना पैसा है उससे बैंक डेबिट करो। इंश्योरेंस कंपनी आपको 75,000 रुपए देगी और ये कहेगी आप देना है पैसा। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसे देगी? 75,000। आप उसके बाद दोबारा 5,000 मांग सकते हो इंश्योरेंस से? नहीं मांग सकते, क्योंकि इतना ही क्लेम अप्रूव हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब आपको 75 दे रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाने की नीड क्या है? जब पैसा आ गया है 75 तो उसके बाद डेटर रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी? नहीं। आपने 80 के बनाए थे, आपको लग रहा था पूरा 80 आ जाएंगे, पर नहीं आए, कोई बात नहीं आए तो आपने जितने दिए उतने मैंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है सर। और जो आपने नहीं दिया वो मेरा लॉस हो गया, है ना। और इंश्योरेंस कंपनी पूरा पूरा कैंसिल कर दो। डेटर तो आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। एक बार इंश्योरेंस कंपनी आपके अकाउंट में 75 डाल देगी, 70 डाल देगी, उससे आप पैसा नहीं मांग सकते बाकी वाला। तो बाकी जो पैसा नहीं आया वो आपका लॉस होगा। फिर दोबारा लॉस की एंट्री पास करोगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। 5,000 रुपए का। अब ये कहना इंश्योरेंस कंपनी वाले से 80 लेने थे, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 75 दे दिए, 5,000 का मेरा खुद का लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी पूरे के पूरे एज अ डेटर मैंने कैंसिल कर दिया। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी से एक भी पैसा नहीं लेना। 80 लेने थे ना, 80 से पूरे डेटर कैंसिल कर दिए, इंश्योरेंस कंपनी एज अ डेटर कैंसिल कर दिया, 75 आ गया और 5,000 का मेरा लॉस। क्या मैंने लॉस ज्यादा 2 बार माना, 1 बार माना? सर मैंने एक ही बार लॉस माना है। सर कैसे? क्योंकि जब पहली बार मैंने लॉस माना था 80,000, उसको कैंसिल कर दिया था। देख रहे हो आप,
मैंने 80,000 का लॉस माना, फिर उसको कैंसिल भी तो कर दिया था। इसका मतलब मैंने अभी तक इससे पहले वाली एंट्री में मैंने एक भी लॉस नहीं माना हुआ था, पहली बार लॉस माना। ये है लॉस की एंट्री। जिस दिन आपको पता चला आपको कितना क्लेम मिला। केस नंबर 2, मान लो आपको क्लेम अगर पूरा का पूरा मिल जाता है, 100% क्लेम मिल जाता है, पूरा 80,000 रुपए मिल जाता है, तो ऐसे केस के अंदर आपका लॉस हुआ ही नहीं। तो ये कहना कि भाई बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए आ गए, बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए आ गए, और 2 इंश्योरेंस कंपनी एज ए डेटर, जो इससे पैसा लेना था उन्होंने पैसा दे दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी एज ए डेटर कैंसिल कर देंगे। 80,000 रुपए कैंसिल और 80,000 रुपए बैंक में आ गए, ये डेटर कैंसिल हो गए। ये एंट्री। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? ये है दोस्तों एंट्री। 2 ही केस निकल कर आते, दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी पॉइंट। अब जो मैंने जगह छुड़ाई थी वो जगह देखो। अब ये जगह देखो, इधर मैंने जगह छुड़वाई थी आपके लिए, मैं एंट्री पास करूंगा। पहली एंट्री क्या होगी और दूसरी एंट्री हमेशा सेम होगी। मैंने आपको समझा दिया था पहली और दूसरी एंट्री हमेशा सेम होगी। पहली एंट्री में आप जिस दिन आग जली उस दिन लॉस मानोगे पूरा का पूरा, और दूसरी एंट्री जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी आके होकर ये कहेंगी क्लेम मिल जाएगा, उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को डेटा बनाओगे और लॉस को कैंसिल कर दोगे जो आपने माना। तो पहली एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस। जो एबनॉर्मल लॉस नाम इसलिए लिख रहा हूं, जो भी लॉस होगा उसका नाम लिख देना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, जो भी लॉस बाय फायर होगा, थेफ्ट होगा, जो भी होगा वो लिख देना यहाँ पर। और ये एबनॉर्मल लॉस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लॉस मान लिया, ठीक है ना, लॉस मानकर, और ये परचेज मैंने यहाँ पर कम कर दी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल के परचेज कम कर दी। इसके बाद मैंने अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी वाला आया, क्योंकि मैंने तो गुड्स इंश्योर कराए थे, तो अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी वाला आएगा तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर? मैं कहूंगा भाई जो मेरा लॉस था उसको पहले कैंसिल करूंगा, क्योंकि लॉस तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि ये पैसा तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। तो मैंने जो लॉस माना था दूसरी एंट्री में, जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी वाला मेरे पास आएगा ना, उस दिन कहेगा ना वो, अगर उसने ये कह दिया कि सर आपको क्लेम मिल जाएगा, पर अभी ये बताया नहीं कितना मिलेगा, पर ऐसा बोल दिया ना उसने मिल जाएगा क्लेम, तो बस उस दिन आप सारा का सारा लॉस कैंसिल करना, और जितना लॉस आपका हुआ है उतने से इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेटर बना लेना। ये सारा पैसा लॉस का कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। अभी मैंने ये माना है कि मुझे सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो सारा पैसा मैंने डेटर बना लिया, राइट, डेटर पड़ गए। अब यहां पर केस नंबर 1 निकल कर आता है, इफ फुल क्लेम रिसीव्ड, फुल्ली क्लेम रिसीव्ड, अगर आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए, अगर आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाए, मतलब जितने का आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेटा बनाया था उतना ही आपको पैसा मिल जाए, तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी आप कैंसिल कर दोगे, यहां पर 2 इंश्योरेंस कंपनी करके डेटर आप कैंसिल कर दोगे ना, क्योंकि अब वो पैसा दे रहे हैं आपको। जैसे इन्होंने पैसा दे दिया, डेटर कैंसिल, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। और अगर मान लो फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, अगर मान लो फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, केस नंबर 2 बन जाता है यहां पर। इफ फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, मान लो 80,000 का लॉस था, 70 ही मिला, 10,000 नहीं मिला, और जो नहीं मिला उसको लॉस मान लो यार। पहले तो आप जैसे ही आपको क्लेम मिलता है, जितने से आपने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाया था पहले वो कैंसिल कर दो। तो इंश्योरेंस कंपनी को एज ए डेटर सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2 इंश्योरेंस कंपनी करके यहाँ पर हम डेटर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जो आपने बनाया था, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। 80,000 देने थे, उन्होंने हमें कितना दिया? सिर्फ 75,000 रुपए दिए, तो जितना पैसा दिया उतना बैंक डेबिट कर दो। 75,000 मतलब ये बैंक में पैसा आ गया, एसेट बढ़ गई ना, बैंक में पैसा आने का मतलब एसेट बढ़ गई, ठीक है। और डेटर कैंसिल हो गया, 80,000 से 80,000 कैंसिल हुए, 75,000 एसेट बढ़ गई, और बाकी सब क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? लॉस, एबनॉर्मल लॉस, जो भी नाम होगा एबनॉर्मल लॉस का वो आ जाएगा। ये एंट्री है दोस्तों, बताइए सर क्लियर है नहीं ने? ये डिपेंड करता है आपका लॉस कौन सा है। फिर अब ये वाला हुआ एक्चुअल लॉस, ये वाला, ये हमारा एक्चुअल लॉस होता है दोस्तों, ये हुआ दोस्तों हमारा एक्चुअल लॉस। अब मैं आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताता हूं। हाँ बस, एबनॉर्मल लॉस अगर कहीं पर लिखा है तो उसमें सब मान के चलना सिर्फ वो स्टॉक का लॉस है, बस एसेट का नहीं। गुड्स का अगर लॉस होगा ना, ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट और एक्सीडेंटल, उन सभी केस के अंदर एबनॉर्मल वर्ड का यूज करा जाता है। तो जहां पर एबनॉर्मल लॉस यूज करा जा रहा है, अकाउंट्स के अंदर बात कर रहा हूं, कॉस्ट के अंदर बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स के अंदर बात कर रहा हूं, वहां पर एबनॉर्मल लॉस को गुड्स का लॉस माना जाता है। फिर बच्चा अकाउंट और कॉस्ट को कंपेयर करने लग जाता है। ये है दोस्तों एंट्री। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊं कहां कहां होगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिपेंड करती है 2 केस के अंदर। पहला केस, केस नंबर 1 में जब फुल क्लेम था, फुल्ली क्लेम अगर मुझे रिसीव्ड हुआ,
पूरा का पूरा क्लेम अगर मुझे मिल गया, अब ये भी डिपेंड करता है कि पूरा क्लेम मिलने पर है या पेबल पे है। यार बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है इसका। पहली बात सुनो, पूरा क्लेम मिलेगा और मिल गया, फर्क है इसमें, मिलेगा और मिल गया में फर्क है। तो केस नंबर 1 में मार्क करता हूं, पूरा क्लेम मिलेगा, मतलब पूरा 80,000 रुपए का क्लेम मिलेगा, मिलेगा अभी मिला नहीं। और जब तक आपका नहीं मिला और साल बीत गया, ऐसा हो गया मान लो साल के एंड में आपको क्लेम हुआ, मान लो मार्च 31 को आग जली ना, या मार्च 1 तारीख को आग जली, और आपको पैसा क्लेम का मिलेगा अगले साल 2 अप्रैल को, तो ऐसे केस के अंदर इस साल को अकाउंटिंग एंट्री तो खत्म करनी पड़ेगी ना, उसका वेट तो नहीं कर सकता ना मैं कि मान लो आज ऐसा ये सोचकर ही होगा। क्या आग सोचकर जले जाए, चोरी करने वाला सोचकर चोरी करेगा कि नहीं इसका तो मैं 15 मार्च को करूंगा, तो इसका 15 मार्च को करूंगा तो उस हिसाब से 1 महीने में क्लेम आएगा तो अगले साल हो जाएगा, ओहो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गड़बड़ कर जाएगा। ये भाई ये तो डिपेंड करता है ना कि आग कब जल रही है। आग कोई सोच समझ कर थोड़ा जलेगी, कभी भी जल सकती है, वो साल के एंड में भी जल सकती है ना, वो साल के एंड में भी जल सकती है, वो अगले साल भी जल सकती है। तो मान लो ऐसा होगा कभी कभी 15 मार्च को आग लगी और पैसा आपको क्लेम मिलेगा 15 अप्रैल को, तो भैया इसमें तो साल चेंज हो गया हमारा, इसमें तो हमारा साल चेंज हो गया। तो ऐसे केस के अंदर 4 केस निकल कर आगे, पूरा क्लेम मिलेगा, पूरा क्लेम मिला, फर्क। अगर पूरा क्लेम मिलेगा, मिलेगा मतलब अभी मिला नहीं है, आएगा पैसा मिलेगा, हमें पूरा ही मिल रहा है पर मिलेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और यहां पर पहले क्रेडिट साइड में लिखना बाय एबनॉर्मल लॉस, ठीक है जी। ये तो आप करोगे, इससे तो आप गुड्स कम करोगे, ये तो होगा ट्रीटमेंट। गुड्स तो कम करना ही पड़ेगा सर, आग लगी है, गुड्स तो कम करना ही होगा। और अगर आपको पूरा क्लेम मिलता है अभी मिला नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखोगे, आप अपने अकाउंट क्लोज कर देना, और बैलेंस शीट के एसेट में लिखना इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेना, है ना, वही तो बना रखा था अभी तक, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेना। 80,000 रुपए से अभी पैसा आने वाला है, आया नहीं। मान लो केस नंबर 2 होता है कि हाँ हमें सेम साल पे उसी ईयर पे क्लेम मिल भी जाता है, पूरा क्लेम मिल जाता है, जिस साल में हमने करा था उसी साल पूरा क्लेम मिल जाता है। तो सेम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में यही ट्रांसफर होगा। देखो कोई भी केस हो, ये वाला ट्रीटमेंट हर जगह होगा, क्योंकि गुड्स तो कम करना ही पड़ेगा सर, गुड्स तो कम करना ही पड़ेगा, आपको परचेज में से माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे लॉस मानो, चाहे नहीं मानो, चाहे पूरा मानो, चाहे थोड़ा मानो, थोड़ा पैसा मिल जाए, कुछ भी हो, कोई सा भी केस हो, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम दे आधा दे, कुछ तो कम करो ही। तो ट्रेडिंग करने वाला इफेक्ट हर जगह होगा, चाहे कोई सा भी केस हो। बाय एबनॉर्मल लॉस लिखकर, एबनॉर्मल लॉस लिखकर यहां पर क्रेडिट साइड में डाल दो अमाउंट, ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। और अगर आपको क्लेम मिल जाता है, अगर आपको क्लेम मिल जाता है सर, ये वाला ट्रीटमेंट हो, अगर आपको क्लेम मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर थोड़ा बना के रखोगे सर, ये आपके बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में जाकर बढ़ जाएगा, 80,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे। ऑब्वियस है, ये तो सोचो वाली बात है यार। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे चुकी, तो फिर आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाए रखोगे क्या? अरे कैंसिल हो गए होंगे जब पैसा आ गया तो, और अगर पैसा नहीं आया होगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी देखेगा। समझ में आ गया ना? अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हमें दे चुके, हम क्लेम रिसीव्ड कर चुके, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी एसेट साइड में नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। पहला ये वाला केस था, इस वाले केस में ये वाला केस क्या था, जब 80,000 का पूरा क्लेम मिला, उसमें पैसा मिला नहीं, मिलेगा और मिल गया। समझ में आ रहा है? आपको पूरा क्लेम मिला, आपको पूरा क्लेम मिलेगा, 80,000 की गुड चले 80,000 मिल जाएगा, पूरा क्लेम मिलेगा, एक ये कंडीशन आ गई, और पूरा क्लेम मिल गया एक आगे। मिलेगा में इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे डेटर, और मिल गया में इंश्योरेंस कंपनी को डेटर नहीं, बैंक से पैसा बढ़ा दे। अब यहां पर दूसरी सिचुएशन अराइज होती है कि आपको फुल क्लेम नॉट रिसीव्ड, पूरा क्लेम नहीं रिसीव्ड होगा, 75,000 होगा। तो ऐसे केस के अंदर 3 ट्रीटमेंट होगी। पहला केस नंबर 1 होता है, अभी रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मतलब हो गया मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं है मुझे क्लेम का अमाउंट नहीं मिला, क्लेम का अमाउंट मुझे अभी रिसीवेबल है, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर वही ट्रेडिंग अकाउंट वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा। एक तो यहां भाई एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा सर आपको एबनॉर्मल लॉस, मतलब ये तो परचेज कम करनी ही पड़ेगी। कितने से करोगे? 75 से या 80 से? सर जितने गुड चले उतने से करोगे। यहां पर भी कन्फ्यूज आते हैं बच्चे
यार क्लेम तो मुझे 75,000 मिला है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में 75 लिखना चाहिए 80। आप ये सोचो कि आपके गुड्स 75 जले हैं या 80। सर 80 जले है ना, तो 80 ही लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, P&L अकाउंट, क्योंकि आप खुद सोचो 80,000 के गुड जले हैं और उसमें मुझे क्लेम 75 मिला है, तो मुझे लॉस भी तो हो गया बाय लॉस ऑफ स्टॉक। 5,000 का लॉस हो गया, ये भी ट्रीटमेंट होगी। अब ये ट्रीटमेंट इसी में होगी जब आपको पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। पूरा क्लेम 80,000 का क्लेम है, 80,000 मांगने थे इंश्योरेंस कंपनी, उन्होंने 75 ही दिए, तो 5,000 का जो एक्चुअल लॉस है वो तो दिखाओगे आप अपने P&L में। और जो पैसा आना अभी बाकी है, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा नहीं दिया, जो आना बाकी है उसको इंश्योरेंस कंपनी को क्या बना लूंगा, डेटर बना लूंगा। तब तक कितना, 75,000 रुपए। और इसमें दूसरा केस आता है कि मान लो अगर पैसा मिल जाता है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगा, फिर बैंक अकाउंट से 75,000 रुपए डेबिट हो जाएंगे। ये फर्क है, बस दो केस आ गए भाई। पहला केस तो ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी अभी पैसा देना बाकी है तो डेटर बनाओगे बैलेंस शीट में, और अगर पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट से पैसा कम कर लोगे। बाकी वो दूसरे में सेम रहेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में 80,000 की गुड्स कम करूंगा और जो एक्चुअल लॉस हुआ P&L में डेबिट साइड में डालूंगा। ये है दोस्तों असली ट्रीटमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे मैंने कहा था ना, आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये बड़ा है। हालांकि ये आसान ही है, इसमें ज्यादा वो नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। क्या आपको क्लेम मिला, क्या आपको क्लेम मिल गए, मिलेगा, या आपको 100% पूरा मिल चुका है, कैश आ चुका है हाथ में। कभी भी ध्यान रखना एक बात का, हमेशा नोटिस करना सर, एक बात की हमेशा नोटिस करना, क्या आपको क्लेम आपके हाथ में रिसीव्ड हो गया है या नहीं हुआ। अगर क्लेम मिल गया, आपको रिसीव्ड हो गया है, तो बैंक अकाउंट में इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगा, डेटर नहीं बनाएंगे। वो तब बनाएंगे डेटर जब आपको नहीं मिला, मिलेगा अभी आगे जाके मिलेगा, तब तक डेटर बनाकर रखेंगे। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, अगर आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल गया तो सर ये वाला अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। जब क्लेम मिल गया तो मैं लॉस क्यों मानूं। और जब आपको क्लेम पूरा नहीं मिला, कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, जो नहीं मिला उसमें P&L में जाएगा, डेबिट साइड में लॉस। होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन दूंगा और आप उस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। ये एग्जाम्पल आप करेंगे ट्रीटमेंट के साथ। पहला एग्जाम्पल है गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट। गुड्स चोरी हो गए सर 1 लाख रुपए के, ठीक है जी। गुड्स का कराया था इंश्योरेंस, गुड्स का कराया था इंश्योरेंस। 1 लाख के गुड्स चोरी हो गए हैं और उस 1 लाख के गुड्स का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। अब मेरा मान के चलो केस नंबर 1 है। नहीं, पहले मैंने कहा कि गुड्स का मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया। केस नंबर 1 ले रहा हूं, गुड्स नॉट इंश्योर्ड। मैंने गुड्स का इंश्योरेंस कराया ही नहीं। 1 लाख के गुड्स थे, चोरी हो गए मेरे, और उनका इंश्योरेंस मैंने नहीं कराया। तो बताओ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। आप इसकी एंट्री पास करेंगे। मैं आपको सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक क्वेश्चन है सारा बता रहा हूं, उसके बाद आपको करना है। गुड्स अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते ना, सारा का सारा लॉस आपका होगा। तो एंट्री होगी पहली, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये लॉस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर कैंसिल हो जाएगा। और क्योंकि इस गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो ये सारा का सारा लॉस हमारा होगा। तो 1 लाख का लॉस हमारा होगा, तो हम कहाँ डाल देंगे इसको, P&L अकाउंट में। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। मैंने इसको P&L अकाउंट में लॉस मान लिया खुद का। तो अगर आप गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो ये 2 एंट्री पास होगी। और 2 एंट्री का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर यहां लिखना बाय एबनॉर्मल लॉस बाय फायर बाय थेफ्ट। और कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ सर, 1 लाख रुपए का। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। फिर P&L अकाउंट बनाना, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, तो जब इंश्योरेंस कराओगे ही नहीं तो सारा का सारा लॉस आपका होगा। तो टू लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट 1 लाख रुपए। ये हो गया
पहली एंट्री कि भाई इसमें एसेट कुछ नहीं होगा, इसमें बैलेंस शीट में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा सर। बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कराया ही नहीं, और इंश्योरेंस कराएंगे नहीं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी डेटर कैसे होगा। ये ट्रीटमेंट होगा अगर आपके गुड जल गए और आपने इंश्योरेंस नहीं कराया। केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 था कि गुड सर हमने इंश्योरेंस करा रखे, गुड इंश्योरेंस करा रखे, और गुड इंश्योरेंस करा रखे और क्लेम हमारा एडमिट हुआ है 1 लाख में सिर्फ 70,000 रुपए, 30,000 नहीं हुआ। एंट्री अब आप पास करना, एंट्री पास नहीं कर रहा मैं इफेक्ट दिखा रहा हूं बस। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट नाम बनाओगे और जितने के गुड जल गए सर, क्लेम मत देखना, जितने के गुड जले उतने से ट्रेडिंग अकाउंट में कम कर दोगे। अब नॉर्मल लॉस लिखकर ब्रैकेट में लिख देना बाय थेफ्ट की वजह से हुआ ये, उतने से परचेज कम करोगे, यहां लिख दोगे 1 लाख की गुड्स। ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। इसके बाद आप कहोगे बैलेंस पीएनएल अकाउंट बनाओगे, क्योंकि देखो पीएनएल अकाउंट इसलिए बनाओगे क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्लेम मिला नहीं। यहां लिखोगे बाय लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम कितना मिला सिर्फ 70, तो 70,000 रुपए क्लेम मिला तो 30,000 का क्लेम मिला, ये आपका एक्चुअल लॉस हो गया। और सर फिर बनाओगे आप बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में डिपेंड करता है कि आपको क्लेम अगर पूरा मिल जाए, रिसीव्ड वर्ड का यूज करा है क्वेश्चन के अंदर तो बैंक अकाउंट दिखा देना, और अगर रिसीव्ड वर्ड का यूज नहीं करा तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेना। सर ये फर्क होगा बस। डेटर बनाओगे ना, डेटर तो है ही वो हमारे, डेटर तो दोस्तों है ही, डेटर तो हमारे थे ही वो एंट्री में, डेटर हमारे है ही वो। उसके बाद सोचो क्या आपको मिला या अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला तो डेटर रिमेन छोड़ देना, और अगर मिल गया तो फिर डेटर को कैंसिल करके बैंक अकाउंट डाल देना। डेटर तो दूसरी एंट्री में बना लिया था हमने, पूरा क्लेम अगर नहीं मिला तो। अब अगर पूरा क्लेम मिलेगा तो फर्क इतना सा होगा, 70,000 की जगह 1 लाख का गुड चले और 1 लाख का क्लेम मिलेगा ना, तो यहां 1 लाख और यहां 1 लाख आ जाएगा, या तो यहां बैंक है इंश्योरेंस कंपनी, यहां कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब पूरा क्लेम मिल गया तो कोई भी लॉस नहीं होगा। बताइए, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गया है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर हमारा खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था इस कॉन्सेप्ट पे लगता है टाइम, समय लगता है इस कॉन्सेप्ट पे। मुझे बताओ कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। चलिए तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है प्रॉपर तरीके से। एक बड़ी एडजस्टमेंट थी, अब जितनी भी एडजस्टमेंट आएगी बड़ी आएगी, पर एक छोटी सी एडजस्टमेंट और है, वो बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है, बहुत ही रेयर में उसको पढ़ाया जाता है, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि गुड्स हमने परचेज करा और वो गुड्स ट्रांजिट के अंदर है। क्या बोला मैंने? कभी कभी हमारा ऐसा होता है कि गुड्स हमने परचेज करते हैं और वो गुड्स हमारे ट्रांजिट के अंदर होते हैं, हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट है हमारी नई एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो एडजस्टमेंट दूसरी एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट का नाम है गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब है गुड्स इन ट्रांजिट। अब सुनो क्या बात है, मान लो दोस्तों मैंने 15 मार्च को गुड्स खरीदे, 15 मार्च को गुड्स परचेज करे, परचेज आ गुड्स। ये मैं रहता हूं जम्मू एंड कश्मीर में, और मैंने गुड्स खरीदे केरला से। मैंने गुड्स केरला से खरीदे, ठीक है जी, केरला। चलो उसके और नीचे चले जाते, श्रीलंका से गुड्स खरीदे। बिल्कुल कहानी खत्म कर दी मैंने, एक कोने से दूसरे कोने पे गुड्स खरीदे हैं मैंने। अब गुड्स आ रहे हैं बाय ट्रेन, और गुड्स आने में लगेगा 1 महीना। ठीक है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूं, मैंने गुड्स खरीदे हैं
और वो गुड्स मैंने श्रीलंका से खरीदे और गुड्स ट्रेन के थ्रू आ रही है और ट्रेन से आएगी तो 1 महीना लगभग ट्रेन में आने लगेगा। आज मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मुझे बताओ मैं एंट्री कब पास करूं? जिस दिन गुड रिसीव्ड हुए उस दिन एंट्री पास करोगे या जिस दिन आपने खरीदे उस दिन एंट्री पास करोगे? बताइए। आज मैंने गुड्स खरीदे हैं और गुड्स की एंट्री बताओ मैं किस दिन पास करूं? सर जिस दिन हमने गुड्स खरीदे उस डेट पर एंट्री पास करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आपको रिसीव्ड हुए या ना हुए इससे मतलब नहीं है, ये मतलब है कि जिस दिन आपने खरीदे उस दिन आपने खर्चा कर दिया है ना भाई। जिस दिन आपने परचेज करा उसको पैसे भेज दिए श्रीलंका के सप्लायर को तो उस दिन आपने खर्चा कर दिया। तो जिस दिन आपने खरीदे उस दिन आपकी गुड्स रिकॉर्डिंग होगी। तो 15 मार्च को आपने रिकॉर्डिंग करा, 15 मार्च को आपने रिकॉर्ड करा कि भाई मैंने तो गुड्स परचेज करे, तो एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपने ट्रांसफर करा, कैश तो नहीं होगा, बैंक के थ्रू भेज दिया आपने पैसा, आपने गुड्स भेज दिया। मान लो ये गुड्स कितने के हैं? मान लो 50,000 के गुड्स आपने खरीदे थे तो आपने 50,000 से परचेज कर दिया। अब गुड्स आपको 1 महीने बाद रिसीव होगा, मतलब 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को रिसीव होगा तो साल हमारा क्लोज होता बेटा यहीं पर, किन तारीख को? 31 मार्च को। अब 31 मार्च को साल क्लोज होगा। हमने देखा भैया तुमने तो परचेज 50,000 से बढ़ा रखी है, तुमने तो परचेज अकाउंट को 50,000 से बढ़ा रखा है। कहाँ है? दिखाओ गुड्स तुम्हारे पास, कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ, मेरे को तो गोडाउन पे दिख नहीं रहे गुड्स। कह रहा है सर वो परचेज बढ़ाई दी थी इसलिए क्योंकि परचेज मैंने कर लिए थे गुड्स को, अब उसको आने में लग रहा है समय, और जब तक वो गुड्स पहुंचेगा तब तक साल ही बदल गया हमारा। अभी तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को साल खत्म हो गया, यहाँ साल मेरा खत्म हो जाएगा और गुड्स आएंगे अगले साल 15 तारीख को। तो कह रहा है ये तो गलत ट्रांजेक्शन है। कह रहा है इसमें तो आप परचेज तो दिखा रहे हो पर एक्चुअली में आपके गोडाउन में इतना स्टॉक पड़ा भी तो नहीं है, ये तो गलत है। ये है कॉन्सेप्ट गुड्स इन ट्रांजिट का, कि हम गुड्स खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद हमारे गुड्स क्या होते हैं? ट्रांजिट के अंदर होते हैं। इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट, गुड्स इन ट्रांजिट। ऐसे केस के अंदर हमें एक एंट्री पास करनी होती है और उस एंट्री में कुछ नहीं करना होता। आपने देखना है सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेज अकाउंट में बढ़ाओगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आप, ठीक है जी। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, मैं आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे जब, तो यहां पर आप लिखोगे टू परचेज। तो मान लो आपकी पहले की कुछ परचेज होगी वो यहां पर लिख दोगे। उसके बाद यहां पर लिखना जो गुड्स ट्रांजिट के अंदर है। भाई दिखाना तो पड़ेगा क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है, परचेज तो करी है वो ट्रांजिट। तो आप ऐसे दिखाओ कि गुड्स इन ट्रांजिट में मैंने परचेज तो करी है, उसको परचेज में इनबिल्ट करके ना दिखा के अलग से दिखाओ कि भाई जो मैंने परचेज करी है मैं जहां पर जोड़ता रहा हूं पर वो गुड्स अभी ट्रांजिट के अंदर है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। इसके बाद आप ये कहोगे कि अब आप देखना क्या साल के एंड तक वो गुड्स आपके पास आ गए? नहीं आए। तो जब साल के एंड में आपके पास गुड्स नहीं आए ना, तो आप यहां पर लिखना बाय गुड्स इन ट्रांजिट और इसको फिर दोबारा कैंसिल कर देना, जो बढ़ाया था उसको कैंसिल कर देना। इससे क्या होगा, इससे हमारे बुक्स में एक चीज का फर्क आएगा कि आपके बुक में यहां पर क्लियरली शो होगा कि आपने एक टाइम पे गुड्स खरीदे थे 50,000 रुपए के और वो गुड्स इसलिए नहीं पहुंच नहीं पाए साल के एंड तक, इसलिए आपने उसको कैंसिल भी कर दिया क्योंकि वो स्टॉक में पड़ा ही नहीं। अरे वो गुड्स आप परचेज में जोड़ रहे हो जो आपके स्टॉक में नहीं पड़ा, तो फिर परचेज में जोड़कर फायदा क्या है उसका? परचेज अकाउंट तो आपने बढ़ा दी, 1.5 लाख रुपए परचेज शो कर दी, आपके गोडाउन में सिर्फ 1 लाख के गुड्स पड़े, तो गलत है ना कॉन्सेप्ट। तो अगर वो गुड्स आपने जो परचेज करा था वो अगर आपके साल के एंड तक नहीं पहुंच पाए, वो अगले साल पहुंचेंगे, तो साल के एंड में जितना आपने गुड्स इन ट्रांजिट का परचेज में डाला था उतना ही क्रेडिट साइड में डाल के कैंसिल भी कर देना। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम एक प्रिंसिपल को अपनाते हैं जिसका नाम है फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल। फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल हमारे को ये कहता है कि भाई हर चीज शो करके दिखाओ। आप कहोगे सर क्या पागलपंती है, आप कहोगे सर क्या ही पागलपंती है ये, एक बार आप परचेज में जोड़ रहे हो और उसके बाद आप क्रेडिट करके माइनस करो, इससे अच्छा सो ही मत करो ना, इससे अच्छा दिखाओ मत। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल कहता है छोटी सी छोटी चीजें भी आपको शो करके दिखानी है अपने अकाउंट में, तो हमें इसको भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्टिंग करना, तोड़ना नहीं है इसको। हमें क्या करना है, हम ऐसा करके दिखा देंगे कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट में हमने दिखाया कि हमने गुड्स अभी खरीदे थे, वो परचेज बढ़ा दी पर गुड्स हमारे साल के एंड तक हमारे पास नहीं पहुंचे, इसलिए हम इसको कैंसिल भी कर दिए। अगर ये साल के एंड में पहुंच जाते तो खत्म होते, फिर ट्रांजिट में कहां है, आ तो गए साल के एंड में। ट्रांजिट का कंसेप्ट तभी आएगा दोस्तों जब आपके साल के एंड तक वो पहुंचे ही नहीं और साल खत्म हो गया। अरे साल आपने साल के शुरू में गुड्स मंगाए थे और साल के एंड तक वो गुड्स रिसीव भी हो गए, तो फिर ट्रांजिट कहां रहा? साल के एंड में तो बनता है ट्रेडिंग पीएनएल, तो ट्रेडिंग पीएनएल तक तो आ ही जाएगा वो, समझ में आया। इसलिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब आपने गुड्स खरीदे इस साल और रिसीव होंगे अगले साल।
तो हम कहेंगे ट्रांजिट के अंदर है तो उतने से ऐड करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, फिर उतने से कैंसिल भी कर देंगे, और यही हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहने वाला है इस पॉइंट का। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कभी भी अगर गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो हम इसको 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। ठीक है जी, फुल्ली डिस्क्लोज प्रिंसिपल को हम अपना रहे हैं, इस वजह से इसको हम ट्रांजैक्शन को शो कर रहे हैं। और यहां पर दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अब एक बात आप मुझे बताएंगे कि मेरे पास रिमेनिंग कौन कौन सी एडजस्टमेंट रह गई। अब मेरे पास रह क्या गई एडजस्टमेंट, मेरे हिसाब से बेड डब और बेड डब रिकवर वाली एडजस्टमेंट करा दी क्या मैंने, क्या मैंने बेड डब और बेड डब रिकवर वाली एडजस्टमेंट करा दी? हाँ मैंने ये लिखा हुआ था। मेरे पास गिनती की 4 से 5 एडजस्टमेंट रह गई। पहली एडजस्टमेंट रह गई डेप्रिसिएशन की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट बताऊंगा। दूसरी एडजस्टमेंट रह गई सर बेड डब की, और यही बेड डब रिकवर में भी पढ़ेंगे हम, इसमें इसी में बेड डब रिकवरी पढ़ लेंगे। तीसरी एडजस्टमेंट रह गई सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। चौथी एडजस्टमेंट रह गई सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये तीनों एडजस्टमेंट मिलकर है, बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है ये तीनों। और फिर 5वीं रह गई मैनेजर कमीशन की। बस 5 एडजस्टमेंट और रह गई है, फिर हमारा चैप्टर फुल्ली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा एंड क्वेश्चन रिमेनिंग आ जाएंगे। इसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं पड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है जी, ये 5 एडजस्टमेंट हमारे पर रह गई। तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करने वाले अपना डेप्रिसिएशन, और पूरी क्लास डेप्रिसिएशन को लगाने समझाने में लगा देंगे। फिर बेड डब रिकवर, देन दिस ये दोनों एक ही क्लास का टॉपिक हो जाएंगे, या एक मतलब 5 में 5 अलग अलग क्लास लगेगी, 5 में सिर्फ 4 क्लास लगेगी, एक क्लास में 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो 4 क्लास के अंदर हम अपने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे एंड ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअली खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन करने होंगे और क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।